हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिंग स्टार्स पे। मैं हूँ आरके सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम लोग यूनिट नंबर 6 पे, मोशन इन ए प्लेन। एंड इस यूनिट का आखिरी चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। दोस्तों इस चैप्टर को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 पे, तो फिर थोड़ा सा हम लोग रिविजन टाइप ले जाएंगे एंड जो टॉपिक्स है उसको थोड़ा सा फर्स्ट ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि एक ही क्लास में ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ओके दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फिर डेफिनेटली देख लीजिएगा। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो फिर आपको अपना जो मेहनत है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। ओके, और भी ज़्यादा मेहनत कीजिए अगर आप लोग अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो सारे लेक्चर्स आप लोग बारीकी से देख लीजिए फटाफट से, टाइम ज़्यादा नहीं है तो फिर थोड़ा सा आप लोग जल्दी से जल्दी क्लासेस को कंप्लीट कीजिए। ओके चलो, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई होप इसी क्लास में जो है ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे वर्क के बारे में, देन उसके बाद पावर एंड उसके बाद एनर्जी, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ज़्यादा थ्योरी नहीं पूछा जाता है, न्यूमेरिकल सवाल जो है ज़्यादा पूछा जाते हैं। तो इस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो थ्योरी पार्ट को हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग वर्क के बारे में। वर्क, अब ये वर्क होता क्या है, वर्क क्या होता है दोस्तों। देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप लोग फोर्स लगा रहे हैं एंड उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसका मतलब वो थोड़ा सा डिस्टेंस मूव किया है, तो हम लोग कह सकते हैं हमारा जो फोर्स है जिसको हम लोगों ने लगाए थे वो थोड़ा सा वर्क किया है। इसका मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट ये हमारा ऐसा था, ठीक है, जो कि बिल्कुल रेस्ट में था। ये पोजीशन जो है इसको हम लोग ए पोजीशन कहते हैं। ओके, एंड यहाँ से मैंने लगाए हैं फोर्स एंड इस फोर्स के लगाने से क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था वो अब थोड़ा सा मूव होके यहाँ पे चला आया है बी पोजीशन पे, ठीक है ना। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्टेंस मूव करा, दैट इज डी डिस्टेंस मूव करा। तो फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट हमारा मूव करा है, तो हम लोग कह सकते हैं ये जो फोर्स है यहाँ पे, ये फोर्स आपका क्या किया है, वर्क किया है, तभी जाके ये मूव हुआ है, ठीक है ना, तभी जाके ये मूव हुआ है। तो वर्क का हम लोग सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे, वर्क इज said to be done by a force when the force acting on a body moves the body up to a certain distance, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर वर्क इज said to be done by a force when the force acting on a body moves the body up to a certain distance। तो जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं वही बातें यहाँ पे लिखा गया है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप लोग फोर्स लगा रहे हैं एंड उस फोर्स के लगने से वो बॉडी थोड़ा सा डिस्टेंस मूव कर रहा है तो फिर वो फोर्स वर्क किया है। ओके, यही है वर्क का डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो, अब इस फोर्स के लगने से इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है हम लोग ने देखा, तो कितना कितना वर्क डन हुआ है वो किस पे डिपेंड करता है, वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है वो अभी हम लोग देखेंगे। ओके चलो, तो फटाफट से आप लोग हेडिंग लगाइए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done depends upon the following factors। जो भी मैं भी फैक्टर लिखने वाला हूँ उस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कितना वर्क हुआ है। फर्स्ट, the magnitude of force the applied force on the body, ठीक है। बॉडी में जितना फोर्स अप्लाई हुआ है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है
कितना वर्क होगा। दूसरा है द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट of the body on the application of force। ठीक है, तो फोर्स लगाने से बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो कितना डिस्टेंस गया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों फैक्टर है जिसके ऊपर अमाउंट ऑफ वर्क डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है, देखो अब क्या है कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके, ये पहले रेस्ट में है, तो यहाँ पे मैंने लगाई है फोर्स, यहाँ पे मैंने क्या लगाए हैं, फोर्स, तो ये ऐसे यहाँ पे मूव करा है, ठीक है, ये ऐसे मूव करा है, ओके, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज डी। तो जो वर्क है वो फोर्स के साथ कैसे रिलेट है, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स ज़्यादा लगेगा तो काम भी ज़्यादा होगा, वर्क भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा फोर्स लगाने से ज़्यादा वर्क तो होता ही है। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, कैसे रिलेट है, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है मतलब क्या, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है मतलब क्या, बोलो, ज़्यादा वर्क हुआ है। ओके, अगर फोर्स को मैं यहाँ पे 2F कर दूँ, मतलब डबल कर दूँ, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे चला आएगा, तो यहाँ पे इन दैट केस मैं मान रहा हूँ ये D1, ठीक है ना। तो जो वर्क है वो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स ज़्यादा देंगे तो फिर वर्क ज़्यादा होगा, एंड डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होने का मतलब है वर्क ज़्यादा हुआ है। तो इन दैट केस वी कैन से इफ फोर्स इज इंक्रीज्ड, एज ए रिजल्ट वर्क इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, एंड इफ डिस्प्लेसमेंट इज मोर, सो वर्क इज मोर। डिस्प्लेसमेंट अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब वर्क है, वर्क ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द फैक्टर ऑन विच द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स। ओके, इतना आप लोग लिख लिए फटाफट से। अभी हम लोग डायरेक्ट डिटर्मिनेशन पे चले आते हैं कि कैसे हम लोग वर्क को निकालते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ फैक्टर हो गया कि कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी चला जाते हैं हम लोग डिटर्मिनेशन पे। डिटर्मिनेशन, क्योंकि कैलकुलेशन हमें आना चाहिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो फिर हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना होगा। ये तो थ्योरी सवाल हो गया, थ्योरी पार्ट हो गया कि कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क का डेफिनेशन क्या है, ये सभी क्या है, थ्योरी पार्ट। ठीक है, इन सभी सवालों पे 1 से 2 मार्क्स हो सकता है, लेकिन अगर वर्क पावर एनर्जी से एक न्यूमेरिकल सवाल पूछा जाएगा तो मिनिमम 5 मार्क्स तो रहेगा ही। ठीक है ना, मिनिमम 5 मार्क्स रहेगा, तो हमें कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला जानना होगा कि कैसे निकालेंगे, वो प्रोसेस तो हमें पता होना होगा ना। चलो, तो अभी हम लोग देख लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क। डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये आप लोग बचपन से जानते होंगे, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, इन सभी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आज हम लोग एक नया चीज़ सीखेंगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं ले सकते। कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये होता है असली फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है हमारा असली फॉर्मूला, इंजीनियरिंग फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेना है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स जिस दिशा में लगेगा उसी दिशा में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी दिशा में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसी डिस्टेंस को हम लोग लेंगे, तभी जाके हमारा जो रिजल्ट आएगा, वर्क का जो वैल्यू आएगा वो सही होगा। अदरवाइज वो गलत भी हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है, देखो अब फर्स्ट केस क्या हो गया हमारा, देखो फर्स्ट ऐसे मैं ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इधर मैंने ऐसे फोर्स लगाया, दैट इज F फोर्स लगाया, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आ गया है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, D डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है,
तो इन दैट केस वर्क कितना होगा, F इंटू डी। बहुत ही सिंपल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग कहेंगे ये तो हम लोगों ने सीख के रखा है, ठीक है। तो कहाँ से गलत हो गया ये, देखो ये गलत कब होगा, जब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है एंड फोर्स है वो एक ही दिशा में ना होके अलग अलग दिशा में होगा। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लगाया ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड फोर्स को मैंने यहाँ पे ऐसे एंगल करके लगाया, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो इस दिशा बराबर हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये है एंड फोर्स का डायरेक्शन किधर है, फोर्स का डायरेक्शन है इधर एंड डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है। तो दोनों अलग अलग दिशा में है। तो इन दैट केस अगर हम लोग ऐसे लगाएंगे, जो कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो हो जाएगा गलत। बात समझ में आया, तो वो हो जाएगा गलत। ये तो सही है इस केस में, ये तो सही है, लगा सकते हैं, ये हम लोग इस केस में लगा सकते हैं, लेकिन इस केस में इस फॉर्मूला को डायरेक्ट हम लोग नहीं लगा सकते क्योंकि ये गलत है। ओके, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये फोर्स तो इस दिशा में लग रहा है ना, फोर्स का पूरा क्या इधर लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कितना वर्क होगा, इस फॉर्मूला से हम लोग सही वैल्यू नहीं बता सकते। हम लोगों को निकालना होगा कि इस दिशा बराबर, जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस दिशा बराबर फोर्स कितना लगा है, ठीक है, क्योंकि यही वो फोर्स है जो कि डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये वाला पूरा का पूरा फोर्स नहीं है। अगर ये पूरा का पूरा फोर्स 10 न्यूटन है, इधर लग रहा है, तो 10 न्यूटन में से 10 न्यूटन इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कराएगा, ठीक है, 10 न्यूटन में से 10 न्यूटन इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कराएगा। इसमें से थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा इसको ऐसे इधर धकेलेगा एंड बाकी इधर धकेलेगा। तो ये जो पार्ट है ये हम लोग एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको हमें नेगलेक्ट करना है, इसको हमें निकालना है। सिर्फ ये वाला पार्ट हमें लेना है कि कितना फोर्स इसको डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, असल में वही वर्क कर रहा है, ये वाला वर्क आपका नहीं कर रहा है, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग अभी डिटर्मिनेशन देख लेते हैं। फॉर्मूला आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है, पुराना वाला फॉर्मूला भूल जाइए, पुराना वाला फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पीछे ये वाला चीज़ जो है जोड़ लीजिए। ओके, ठीक है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो ये तो फॉर्मूला हमें मिल गया, इस फॉर्मूला को हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, अगर फोर्स का दिशा एंड डिस्प्लेसमेंट का दिशा एक है तो फिर हम लोग डायरेक्ट W=FD लगा देंगे। अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे उसको समझिए। व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल विथ डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर थोड़ा सा एंगल करके एक्ट हो रहा है तो फिर वर्क डन क्या होगा वो निकालते हैं। फर्स्ट मेथड ये पहला मेथड है जिसके सारे हम लोग निकाल सकते हैं। देखो पहला मेथड में हमें क्या निकालना है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along the direction of force, ठीक है। ओके, दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड ये कहता है फाइंड द component of force along the displacement, ठीक है। ओके, इन दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज एक तो आपको क्या कह सकते हैं, इधर आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल लिए हैं फोर्स के अलोंग, या फिर आप लोग कर सकते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स का कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो फॉर द फर्स्ट मेथड देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी क्या है कि मैंने यहाँ पे लगाए हैं ऐसे फोर्स दैट इज F, ठीक है, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे हुआ है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज D, ठीक है, ये इसको D हम लोगों ने लिए हैं डिस्प्लेसमेंट। एंड वर्क का फॉर्मूला क्या कहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे किधर है, बोलो फोर्स का डायरेक्शन किधर है, फोर्स का डायरेक्शन है हमारा इधर,
इधर, तो इस दिशा में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको हमें निकालना है एंड देन उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है फोर्स के साथ। फोर्स तो हम लोग जानते हैं, फोर्स को तो हम लोगों ने ले लिए हैं, यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू फोर्स हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग ये डी नहीं ले सकते, ये डी हम लोग नहीं ले सकते, इसको लेना है हमें, इसको, इस दिशा में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कैसे निकालेंगे। अगर फोर्स थीटा एंगल पे है तो ये थीटा होगा, तो ये होगा हमारा डी कॉस थीटा। ठीक है, फोर्स का ये कंपोनेंट डी कॉस थीटा। ठीक है, कंपोनेंट निकालना मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, चाहे वो फोर्स हो डिस्प्लेसमेंट हो, कंपोनेंट हम लोग उसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते हैं कैसे, एक तो डी कॉस थीटा आता है जिसके साथ एंगल जुड़ा होता है। ठीक है, एंड दूसरा क्या आएगा आपका, दूसरा क्या आएगा दोस्तों, दूसरा आता है आपका, बोलो क्या, दूसरा आता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दैट इज डी साइन थीटा होगा, वहाँ पे साइन कंपोनेंट उसको कहते हैं, एंड ये हो गया कॉस कंपोनेंट, एंगल इसके साथ है तो ये कॉस कंपोनेंट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस कंपोनेंट को लेंगे डी कॉस थीटा। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा क्या आ गया, एफ डी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हम लोग कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली सही आएगा। ठीक है, लेकिन पहले वाला अगर करते हैं, पहले वाला के लिए सिर्फ एक कंडीशन है आपका कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर एक ही दिशा बराबर हो तभी जाके हम लोग एफ इंटू डी कर सकते हैं, एंड दूसरे सारे केसेस में हम लोग इसको लगा सकते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड से निकलता है। अभी सेकंड मेथड में देख लेते हैं। सेकंड मेथड में इसी को देखेंगे, यही पिक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ओके, देखो ये हमारा ऐसा डी है, दैट इज डी, एंड फोर्स जो लगा है वो इस दिशा में लगा है, तो फोर्स का ये चला गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे क्या कहा गया है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग मतलब इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में हमें निकालना है फोर्स का कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट निकालो, ये कंपोनेंट अगर ये एंगल थीटा है, ये फोर्स एफ है, तो इस कंपोनेंट होगा ये कॉस कंपोनेंट एफ कॉस थीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा वर्क क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस वर्क क्या होगा, फोर्स का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा इंटू डी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही आएगा एफ डी कॉस थीटा। ओके, तो यही हमारा होता है फॉर्मूला, चाहे आप इस मेथड से निकालें, इस मेथड से निकालें, निकलता है एक ही। ओके, एंड जो कि इसके साथ इक्वल होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है दोस्तों, चलो ये तो हो गया वर्क निकालने का तरीका। अभी हम लोग वर्क के दो टाइप देख लेते हैं, एक तो पॉजिटिव वर्क, एक नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क, क्या होता है पॉजिटिव वर्क एंड क्या होता है नेगेटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क किसे कहते हैं, जिस दिशा में हम लोग फोर्स को लगा रहे हैं उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको क्या कहते हैं बोलो, उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कंपोनेंट, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा, मतलब हम लोग दूसरी तरफ फोर्स लगा रहे हैं लेकिन दूसरा तरफ मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इन दैट केस हम लोग कह सकते हैं जो वर्क हो रहा है वहाँ पे वो आपका क्या है, वो आपका नेगेटिव वर्क है। ठीक है, हो गया, डेफिनेशन लिखाना होगा क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। देखो अभी हम लोग पॉजिटिव वर्क की बात करते हैं, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क किसे कहेंगे, फर्स्ट वन, यहाँ पे हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे फोर्स लगाए हैं एंड इसकी वजह से ये मूवमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है इधर हुआ है। ठीक है, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स जिस दिशा में लगाए हैं उसी दिशा में क्या हुआ है हमारा, उस दिशा में क्या हुआ है बोलो, उस दिशा में हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो इन दैट केस W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा अगर हम लोग लेंगे तो फिर वो होगा आपका पॉजिटिव वर्क। ठीक है, ओके, डिस्प्लेसमेंट इधर ही हुआ है। एंड अगर नेगेटिव वर्क की बात करेंगे, नेगेटिव वर्क तो वो क्या होगा नेगेटिव वर्क, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोगों ने इधर फोर्स लगाए थे, सॉरी, अच्छा फोर्स को हम लोग इधर पलटा देते हैं, इधर हम लोगों ने इसको इधर खींचे थे लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जो है इधर हुआ है। ठीक है, तो देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, अलग अलग दिशा में है। ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग दिशा में है। तो हम लोग अगर यहाँ पे
W इजिकल टू एफ डी कॉस थीटा लगाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं नेगेटिव वर्क। अब कैसे नेगेटिव आया, कैसे पॉजिटिव आया, कैसे ये हम लोग समझ सकेंगे। देखो पहली बात तो ये है कि फोर्स जो है वो यहाँ पे फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना डिग्री एंगल कर रहा है, कितना डिग्री। जैसे देखो ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स अगर इधर हो रहा है तो ये थीटा बन रहा था, लेकिन पहली केस में क्या था, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0। दोनों ही एक तरफ होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एफ डी कॉस 0 डिग्री, सॉरी कॉस 0 डिग्री, तो ये हमारा निकलेगा एफ डी, ये पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर लग रहा है, तो इसके बीच में क्या एंगल है आपका 180 डिग्री। इस एंगल को अगर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट कर देंगे तो थीटा क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आप लोग लगा दीजिए थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, तो जो आएगा माइनस एफ डी आएगा, ठीक है, माइनस एफ डी आएगा तो नेगेटिव आया, दैट इज़ वाई इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव वर्क। एंड नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल अगर बताऊँ, जैसे कि कार चल रहा है हमारा, कार आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आगे देखते हैं कुछ चीज़ें हैं, इसलिए हमें ब्रेक लगाना होगा। तो हम लोगों ने ब्रेक अप्लाई किए हैं, कार में ब्रेक लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी कार जो है वो आगे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है। नेगेटिव वर्क कौन कर रहा है, दैट इज फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये कार है हमारा, दैट इज द कार, जो कि इधर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अचानक से कुछ आ गया है, दैट इज वाई हमें यहाँ पे ब्रेक लगाना होगा, ठीक है, तभी जाके ये रोक पाएगा, नहीं तो ये फिर जाके इसको ठोक देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ब्रेक लगाए हैं, अब ब्रेक लगाने से ये पहिया तो रुक गया है ना, तो यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लगाए हैं फोर्स एज ए फ्रिक्शन के आकार में हम लोगों ने फोर्स लगाए हैं, लेकिन ये कार का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर जा रहा है, कार थोड़ी तो आगे जाएगा ना, थोड़ा डिस्टेंस तो आगे जाएगा ना, यहाँ पे जाके रुक गया मान लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस हुआ है डिस्प्लेसमेंट वो फोर्स के ऑपोजिट दिशा में है, तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे नेगेटिव वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है, ठीक है। एंड पॉजिटिव वर्क, तो इसका तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैं किसी चीज़ को धक्का दे रहा हूँ वो भी आगे जा रहा है, तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव वर्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलो, तो इसका डेफिनेशन लिखा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, डेफिनेशन में लिखा देता हूँ। अगर आप लोगों के पास किताब है तो किताब में तो आपको डेफिनेशन मिल जाएगा अलग से, अदरवाइज आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ओके, पॉजिटिव वर्क का डेफिनेशन क्या है, इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, if the point of application of a force if the point of application of a force acting on a body moves a certain distance along the direction of the force, then the work done is called पॉजिटिव वर्क, ठीक है, यही होता है पॉजिटिव वर्क। अभी नेगेटिव वर्क की बात करें तो इसका ऑपोजिट होगा, इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स acting on a body moves a certain distance
move a certain distance opposite to the direction of applied force, then the work done is said as negative work, ठीक है। चलो, दिस आर द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। कंसेप्ट तो समझ में आ गया है। चलो अभी बात करते हैं हम लोग यूनिट्स ऑफ वर्क के बारे में। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वर्क, ये दोनों आप लोगों ने लिख लिए हैं। चलो इसको इरेज कर देता हूँ, बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट्स ऑफ वर्क में। तो वर्क का यूनिट क्या होगा दोस्तों, फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता है तो वर्क का यूनिट भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात नहीं है, आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है तो फिर आप लोग डेफिनेटली क्या यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए यूनिट ऑफ वर्क। तो यूनिट का सबसे पहले तो वर्क का फॉर्मूला लिखिए वहाँ पे। वर्क इजिकल टू क्या होगा, वर्क इजिकल टू होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यूनिट्स ऑफ वर्क, ठीक है। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डी, ठीक है, डी कॉस थीटा। ये हम लोग जानते हैं, लेकिन कॉस थीटा का कोई भी क्या यूनिट नहीं है, ठीक है। वो एक रेशियो है, वो एक ट्रायंगुलर रेशियो है, तो फिर उसका कोई यूनिट नहीं है, तो यहाँ पे उसका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो देखो, तो वर्क एसआई में क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, ठीक है। एंड डी बोले तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट उसको मीटर करते हैं, तो ये हो गया न्यूटन मीटर, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल, ठीक है। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जूल कहते हैं। तो इसको सिर्फ कैपिटल जे से भी लिखा जाता है। अगर सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में फोर्स का यूनिट क्या है दोस्तों, डाइन, ठीक है, एंड यहाँ पे सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द आर्ग, इसको हम लोग कहते हैं आर्ग। तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज आर्ग एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल या फिर न्यूटन मीटर। सीजीएस में डाइन सेंटीमीटर जिसको हम लोग आर्ग कहते हैं, एंड एसआई में न्यूटन मीटर जिसको हम लोग जूल कहते हैं। तो अभी यूनिट का कन्वर्सन करना है आपको, एंड इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है कि जूल एंड आर्ग के बीच में क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये दोनों का जानते हैं, ठीक है। न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर इजिकल टू मान लेते हैं 1 न्यूटन मीटर इजिकल टू क्या होगा, न्यूटन को अगर हम लोग डाइन पे कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10⁵ डाइन। अब ये मत पूछो कि 1 न्यूटन इजिकल 10⁵ डाइन कैसे होता है, वो निकाल के देखिए। तो मैंने ये सभी यूनिट कन्वर्सेशन कराया था आप लोगों को कि यूनिट को कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कन्वर्ट किया जाता है। तो न्यूटन के साथ डाइन का रिलेशन जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी करा है, ओके, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो न्यूटन को आपको डाइन के साथ क्या रिलेशन है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, यूनिट कन्वर्शन, ओके। चलो, तो ये हो गया डाइन। एंड मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 100 सेंटीमीटर इजिकल टू मीटर होता है, ठीक है। तो ये हो गया 10⁵ एंड ये होगा 10⁵2, ठीक है। ये इधर लिखेंगे डाइन सेमी, ओके। एंड इसको अगर करेंगे तो ये होगा 10⁵ एंड डाइन सेमी बोले तो आर्ग, एंड इधर न्यूटन मीटर इजिकल टू 1 जूल। तो 1 जूल इजिकल टू 10⁵ आर्ग होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलो, तो ये था आप लोगों का वर्क के बारे में। अभी हम लोग पावर एंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से ज़्यादातर न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से 1 या फिर 2 न्यूमेरिकल सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप लोग ये मान के चलिए 1 सवाल तो यहाँ से पूछा जाएगा डेफिनेटली इस चैप्टर से। न्यूमेरिकल हो सकता है या फिर थियोरेटिकल हो सकता है, तो चांसेस है न्यूमेरिकल आने के, न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा, ज़्यादातर चांसेस है इसका, ठीक है। चलो,
ओके, अभी बात करते हैं हम लोग पावर के बारे में। पावर क्या होता है? पावर 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 व्हाट इज पावर? उसके पास इतना पावर है, उसके पास इतना पावर है। पावर का मतलब होता है किसके पास वर्क करने का कितना क्षमता होता है, ठीक है, किसके पास कितना वर्क करने का क्षमता है, वो उसी को हम लोग कहते हैं पावर। एक मशीन है यहाँ पे, एक छोटा सा मशीन है, मान लेते हैं घर का पंप है, ये दैट इज हाफ HP। HP तो जानते हैं होंगे ना, घर में जो वाटर पंप होते हैं वो HP में दिया जाता है। मोटर का जो पावर है उसको HP से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हो गया 1 HP। ओके, तो 2 मोटर है, 2 पंप है, ठीक है। तो इस पंप से हमें भरना है एक 500 लीटर का टैंक, एंड इस पंप से भरना है 500 लीटर का टैंक, 500 लीटर का टैंक। ओके, ठीक है। तो एक ही साथ हम लोग इसको चालू करेंगे, एंड यहाँ से पानी जाएगा इस टैंक पे, यहाँ से पानी जाएगा इस टैंक पे। तो किस पंप, कौन से पंप जो है वो पहले पानी भर देगा, ठीक है, कौन से पंप जो है वो पहले पानी भर देगा बोलो? डेफिनेटली यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला जल्दी से पानी भर लेगा, इसमें कम समय लगेगा, क्योंकि ये इसका पावर क्या है 1 HP, ठीक है। 1 HP बोले तो ये ज़्यादा पानी फेंकेगा ही सर, पानी का प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये स्लो मोशन पे फेंकेगा पानी, तो कम अमाउंट पे फेंकेगा, इसका डिस्चार्ज जो है वो कम होगा, इसका डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली ये आपका जल्दी से काम को ख़त्म कर देगा, इसमें लेट आएगा, ठीक है ना। तो जो कैपेबिलिटी है किसी भी मशीन का, किसी भी चीज़ का वर्क करने का, उसी को हम लोग पावर से लिखते हैं, ठीक है। जिस मशीन के पास जितना पावर होगा वो उतनी ही जल्दी काम करेगा, ठीक है, वो उतनी ही जल्दी क्या करेगा, काम करेगा। देखो जितने भी इंजन होते हैं ना दोस्तों, वो आपका उसमें क्या हम लोग HP से उसका पावर लिखते हैं, ठीक है। जो ट्रक का इंजन होता है, जो कार का इंजन होता है, वो सभी इंजन को हम लोग HP से डिनोट करते हैं। उसका पावर को कैसे लिखते हैं? HP से लिखते हैं, HP से एक्सप्रेस करते हैं। तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका मतलब सिंपल सा अर्थ ये है कि जो रेट ऑफ डूइंग, काम करने का जो रेट है, ठीक है, कौन कितना जल्दी काम कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? पावर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा? पावर इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू लिखते हैं वर्क डन बाय एजेंट, वर्क डन बाय एन एजेंट। कोई भी एजेंट, अब कोई भी हो सकता है, ठीक है, मशीन भी हो सकता है। टाइम टेकन टू डू द वर्क, ओके। तो यहाँ पे वर्क डन मान लेते हैं W हुआ है, एंड टाइम लगा है T, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा W/T, ठीक है, W/T। एंड इसका अगर SI यूनिट की बात करें, सिंपल है SI यूनिट निकालना, इसका डायमेंशन भी निकालना सिंपल है, ठीक है। पावर का SI यूनिट क्या होगा? ये वर्क का SI यूनिट क्या है? जूल, एंड टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड, तो ये हो जाएगा जूल पर सेकंड, ठीक है। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। चलो, तो ये होता है हमारा क्या, एंड इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड वाट हो जाएगा, ये वाट, ठीक है। पावर को हम लोग वाट से लिखते हैं। एंड बड़े से बड़े मशीन के लिए हम लोग HP बोले तो हॉर्स पावर का इस्तेमाल करते हैं। हॉर्स पावर 1 HP इज इक्वल टू क्या होता है? 746 वाट, ठीक है। 1 HP इज इक्वल क्या होता है दोस्तों? 746 वाट, ओके, ठीक है, बात समझ में आया? चलो, ये सभी आप लोग याद रखिएगा, ये सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में काम पे लगता है, ओके। चलो, अभी बात करते हैं हम लोग एनर्जी के बारे में। पावर के बारे में उतना ज़्यादा जानना नहीं है आपको, बस इतना ही हो गया काम। बाकी न्यूमेरिकल जब करेंगे तो वहाँ पे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ लगता है। अगर आपके पास किताब है तो पावर के बारे में
और 2-3 बातें जो है आप लोग किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना नेसेसरी नहीं है, ठीक है, उतना नेसेसरी नहीं है। पावर से जनरली आपका क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल सवाल ही पूछा जाता है। वर्क, पावर, एनर्जी, इन सभी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल सवाल ही पूछा गया है। ओके, अगर पूछा जाएगा कोई एक डेफिनेशन पूछ लेगा तो ऐसे ही पूछा जाता है। ओके, चलो एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एनर्जी क्या है दोस्तों? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ओके, तो जिसके पास जितना कैपेसिटी रहेगा काम करने का, उसका एनर्जी उतना ज़्यादा है। बोलो तो देखो, मैं एक छोटा सा बैटरी लेता हूँ, दिस इज़ द बैटरी, ठीक है, ये बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दूसरा एक बैटरी लेता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा बैटरी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इससे अगर मैं एक बल्ब जलाऊँगा, ऐसे, तो ये बल्ब जो है, ये बल्ब मान लेते हैं 10 घंटा जला है, ठीक है। एंड यही बल्ब अगर मैं इस बैटरी के साथ लगाता हूँ, ओके, तो ये मान लेते हैं ये जला है आपका 20 आवर्स, 20 घंटा, तो इसके पास जो है एनर्जी ज़्यादा है, इसके पास एनर्जी कम है। तो हम लोग कह सकते हैं E2 इज़ ग्रेटर देन E1, क्योंकि इसके पास वर्क करने का जो कैपेसिटी है वो 10 घंटे का है, इसके पास वर्क करने का कैपेसिटी सेम वर्क करेगा लेकिन ये 20 घंटे तक करेगा, तो इसके पास एनर्जी जो है ज़्यादा है। तो द एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, जिसके पास जितना कैपेसिटी रहेगा काम करने का, उसको हम लोग कहते हैं वो है ज़्यादा एनर्जी वाला, एंड जिसके पास कैपेसिटी कम है तो उसके पास एनर्जी भी कम है, ठीक है। चलो, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है दोस्तों? एनर्जी का ऐसा यूनिट है आपका, ऐसा यूनिट ये होता है जूल, ठीक है। ओके, एंड यूज़फुल यूनिट क्या होता है? जैसे कि हम लोग किलो जूल लिखते हैं, इसका किलो जूल, ओके, किलो जूल लिखते हैं। बात समझ में आया? अब देखो, अब एनर्जी को हम लोग 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड दूसरा है आपका पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है, वो मूव कर रहा है, तो उसके मोशन की वजह से, उसकी वेलोसिटी की वजह से उसमें जो काम करने का जो क्षमता आता है, वर्क करने का जो कैपेसिटी आता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है? उसके शेप की वजह से, उसके पोजीशन की वजह से, ठीक है, उसके स्टेट की वजह से जो उसमें वर्क करने का कैपेबिलिटी आता है, उसी कैपेबिलिटी को हम लोग कहते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा सा कार है, ठीक है, एक छोटा सा कार है जो कि ऐसे स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, मान लेते हैं 50 kmph, ठीक है, किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा है। ओके, एंड दूसरा जो कार है वो सेम कार है, ठीक है, वो सेम मॉडल सेम कार है, लेकिन इसका जो स्पीड है वो है आपका 100 kmph। ओके, अब देखो, ये इस स्पीड के साथ भाग रहा है, ये स्पीड के साथ भाग रहा है। अगर ये जाके किसी एक दीवार से टकराएगा, ठीक है, एंड इसी दीवार के साथ ये भी टकराएगा, तो आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा तोड़ेगा? दीवार को कौन ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा? कौन सा कार, ये वाला कार या फिर ये वाला कार? बोलो कौन सा करेगा? डेफिनेटली ये वाला कार अगर इसको तोड़ देता है तो फिर डेफिनेटली ये इसको फोड़ देगा, ठीक है, ये इसको फोड़ देगा, बिल्कुल, ये फोड़ के उधर भी चला जाएगा। तो इसके पास वर्क करने का कैपेबिलिटी ज़्यादा आ गया है ड्यू टू इट्स मोशन, इसका मोशन ज़्यादा है पहले वाले से, तो फिर इसमें ज़्यादा एनर्जी आ चुका है। तो ये होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी, जो कि मोशन की वजह से आता है किसी बॉडी में। ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अपने पोजीशन की वजह से। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे एक आपका ऐसे 3 स्टेज लेता हूँ, 3 स्टेज, ठीक है, 3 स्टेज। तो यहाँ से मैं एक लोहे का बॉल गिराऊंगा, ये आपका 1 kg का लोहे का बॉल है। इधर भी मैं उसी को वो रखा हूँ 1 kg का, दूसरा रखा हूँ, इसको मैं तीसरा रखा हूँ 1 kg, ठीक है। नीचे में क्या रखा हूँ?
इसके ठीक बिल्कुल नीचे एक ग्लास, इसके नीचे एक ग्लास, इसके नीचे एक ग्लास, तीनों ग्लास सेम साइज है, तीनों ग्लास क्या है, सेम साइज का है। तो इसको जब मैं गिराऊंगा तो ये ग्लास को तोड़ देगा, ये ग्लास क्या हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा, ये टूट जाएगा। एंड इसको मैं यहाँ से गिराऊंगा इस ग्लास में तो ये भी टूटेगा एंड ये भी टूटेगा। एंड कौन सा ग्लास ज़्यादा टूटेगा, बोलो कौन सा ग्लास ज़्यादा टूटेगा, आपको क्या लगता है कौन सा ग्लास ज़्यादा टूटेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। टूटेगा तो तीनों ही, ठीक है, लेकिन टूटने का जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा होगा। देखो ये ज़्यादा ऊपर से गिरेगा तो ये ज़्यादा फोर्स लेके गिरेगा एंड ये ज़्यादा टूटेगा, ठीक है, ये मिडिल टाइप टूटेगा एंड ये कम टूटेगा, ठीक है, ये भी टूटेगा, सारे के सारे टूटेगा, लेकिन ये कम टूटेगा, ये मीडियम, ये सबसे ज़्यादा टूटेगा, बिकॉज ये ज़्यादा हाइट पे है। तो इसका जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन की वजह से, इसके पोजीशन की वजह से इसमें क्या है, अलग अलग पोजीशन है एंड अलग अलग पोजीशन की वजह से इसमें अलग अलग एनर्जी जो है स्टोर हो जाते हैं। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी है कि अपने पोजीशन, अपने स्टेट, अपने शेप की वजह से किसी भी बॉडी में, किसी भी एजेंट में जो एनर्जी आता है, जो वर्क करने का कैपेबिलिटी आता है, उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि स्प्रिंग में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में जो भी हो कोई बात नहीं, जब हम लोग उसको खींचेंगे, ठीक है, खींच के रखेंगे तो उसमें एक वर्क करने का कैपेबिलिटी आता है, क्योंकि उसका शेप चेंज हुआ है, ठीक है। पहले स्प्रिंग क्या था, स्प्रिंग हमारा ऐसा था, ओके, तो दूसरे केस में हम लोगों ने स्प्रिंग को जो है थोड़ा सा खींच के रखे हैं, ऐसे खींच के रखे हैं, ऐसे इसको खींच के रखे हैं, ठीक है ना, ये नॉर्मल था, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था। तो जब इसको हम लोग छोड़ेंगे तो इसमें वर्क करने का एक कैपेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है, इसमें वर्क करने का एक कैपेबिलिटी आ जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, शेप की वजह से इसमें एनर्जी आया है, वर्क करने का क्षमता आया है, तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी को काम पे लगा के हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग से कई तरह की चीज़ें बनाते हैं, कई तरह के मशीन, जैसे कि हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी, ओके, जो हाइड्रो पावर होता है, हाइड्रो पावर जनरेशन, डैम में पानी को रोक के, ठीक है, वहाँ पे डायनामो घुमा के जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, वो भी आपका किसकी वजह से आता है, वो भी आपका आता है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हम लोगों ने देख लिए हैं। अभी इसका सिर्फ फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला डेफिनेशन आप लोग अपनी किताब से जो है लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे इन दोनों का डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ठीक है। एंड ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी दिस इज काइनेटिक एनर्जी के ई, एंड ये होता है पोटेंशियल एनर्जी दैट इज एम जी एच, ओके। एम क्या होता है, मास, जी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच क्या होता है, हाइट, ओके, मतलब कितनी ऊंचाई पे आप लोगों ने रखे हैं। तो ये होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। एंड एनर्जी का यूनिट दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है, एनर्जी का यूनिट यही होगा आपका जूल, ठीक है। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। अभी क्या है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वर्क कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वर्क कितना होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन से वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एंड यहाँ पे वर्क क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पीई, ठीक है। सपोज पहले क्या था हाफ एम तो आपका फिक्स रहेगा, एंड पहले स्क्वायर आपका था v2, ठीक है, सॉरी ये बाद में था, पहले क्या था एम v1 का स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो कितना चेंज हुआ है, दैट इज द वर्क डन। अगर यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे कुछ ऐसा था h1 एंड बाद में क्या हुआ mgh2, ओके, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा उतना ही वर्क हुआ है, हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें हम लोग जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको दिया गया होगा कि एक ऑब्जेक्ट, एक कार है जो इतने स्पीड से जा रहा था, वो एक पेड़ से टकराता है, पेड़ से टकराने के बाद या फिर वो ब्रेक मारने के बाद, हम लोग ये कह सकते हैं ब्रेक मारने के बाद
उसका स्पीड जो है वो घट गया है, तो फिर फ्रिक्शन के द्वारा ब्रेक से कितना वर्क डन हुआ है, ब्रेक मारने से कितना वर्क हुआ है, वो कैसे निकालेंगे? तो वो हम लोग वहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। एंड इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? देखो, पानी आपको कहा जाएगा कि एक डैम पे है, ठीक है, एक डैम है, एक बांध है, ठीक है। तो बांध में पहले क्या था, 15 मीटर डेप्थ का पानी था, ओके, 15 मीटर डेप्थ का पानी था। एंड यहाँ से थोड़ा सा पानी छोड़ा गया, देन उसके बाद क्या हो गया, 10 मीटर हो गया। तो कितना वर्क डन हुआ है, इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से कितना वर्क डन हुआ है, वो कैसे निकालेंगे? तो दोनों केस में हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है एंड उसके बाद हमें चेंज माइनस कर देना है, ठीक है। पहले कितना था, बाद में कितना हुआ, माइनस कर देना है, तो हम निकाल सकेंगे क्या, वर्क डन कितना हुआ है। ओके दोस्तों, चलो क्लास को यही पे एंड करते हैं। आई थिंक मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सभी टॉपिक जो है कवर करा दिए। अगर कोई भी टॉपिक छूटता है तो यू कैन कमेंट, ओके, तो उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। आई थिंक नहीं छूटा है कोई भी टॉपिक, मैंने बिल्कुल शुरू से आपके सिलेबस के अनुसार सारे टॉपिक को एक एक करके करवाए हैं। अगर आप लोग सारे क्लासेस बारीकी से देखेंगे, सारे क्लासेस के कंसेप्ट को समझेंगे ना, तो फिर इस सब्जेक्ट में बिल्कुल आप लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे, ओके। डिप्लोमा लेवल के लिए आप लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे, ओके। ये सब्जेक्ट के और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे चैप्टर्स है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जब आप लोग बीटेक करेंगे या फिर फर्दर स्टडी करेंगे, फिर से यही सब्जेक्ट पढ़ना होगा, लेकिन वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, कुछ चैप्टर जो है नए चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग, ओके। तो ये जो डायनामिक पार्ट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, इसका और भी बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे चैप्टर्स है, तो वो आप लोग के सिलेबस में है नहीं, बीटेक में होता है, या फिर आप लोग अगर हायर स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ओके। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस मैंने आपको सारे कंसेप्ट जो है, सारे टॉपिक जो है कंप्लीट करा दिए। आपका काम ये बनता है कि आप लोग शुरू से सारे क्लासेस को बिल्कुल बारीकी से देखिए, कंसेप्ट को समझिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू लगाइए। इस तरह से आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, तो रिजल्ट अपने आप बेहतर आ जाएगा, ठीक है। चलो, यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे एंड अपने साथ साथ पूरे इंडिया का नाम रोशन करेंगे, ओके। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।